पुराने कहानियों में एक बात कही गई है, किस्मत के अपने ही प्लान होते हैं और इंसान इसके खिलाफ आखिर कर ही क्या सकते हैं। बस वह कोशिश कर सकते हैं कि अपना जीवन वह शांति से जी पाए। लेकिन ये रूल सिर्फ इंसानों के लिए है। सिर्फ 16 साल की उम्र में मेरे पास एक हेवन डिफाइंग बॉडी है जिसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसके अलावा मैंने हेवन रेल्म के ग्रेट परफेक्शन तक कल्टीवेट भी कर लिया है। इसके बाद वो अपना तलवार निकालता और सामने की तरफ काफ़ी जोर से भाजता है, जिसके बाद उसके सामने का पूरा एरिया एकदम तबाह हो जाता है और वह कहता है कि मैं इतना गिफ्टेड वॉरियर हूँ कि किस्मत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब हमें इसके बारे में पता चलता है, इसका नाम होता है जैंग रुआचेन और ये एम्परर मिंग जो कि कलन फील्ड के 9 महान एम्परर में से एक है। ये उसका इकलौता बेटा है। वह अपना प्रैक्टिस कर ही रहा होता है कि पीछे से एक लड़की आती है। वह बोलती है कि तुम्हारा स्वॉर्ड स्किल पहले से और ज़्यादा अच्छा हो चुका है। इसके बाद वह अपने तलवार को अंदर रख लेता है और इधर मुड़ के देखता है तो हम एक लड़की को देखते हैं। इसका नाम होता है ची याओ और ये ची याओ भी कलन फील्ड के 9 महान एम्परर्स जिसमें से एक एम्परर चिंग है उसकी बेटी है। जैंग बताता है ये मेरी बचपन की दोस्त है और मेरी फियांसे भी है। हम दोनों एक साथ पले बड़े हैं, एक साथ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस भी किए हुए हैं। सभी लोग कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है और अभी मार्शल आर्ट की दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारी ही बातें हो रही है। जैंग उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है चिया, मुझे नहीं पता था कि तुम आज यहाँ पे आने वाली हो। और तभी चिया जाके उसे गले लगा लेती है और गले लगाने के साथ साथ उसके पेट में वह तलवार भी घोंप देती है, जिसकी वजह से वह वहीं पे बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। हम देखते हैं इधर से जैंग को जो कि अब मर रहा होता है और उसको अपने दर्द से ज़्यादा अपने दिल में दर्द हो रहा होता है। वह समझ में नहीं पाता है कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया है। वह चिया से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हें अपने सच्चे दिल से प्यार किया तो आखिर तुमने मुझे क्यों मारा, क्यों। और उधर से जो चिया रहती है वह चुपचाप इसको देख रही होती है और वह कुछ भी नहीं कहती है। वो इंसान जिससे मैंने एक बार प्यार किया था अब वो वही इंसान नहीं रह गया है और चिया उसके बाद पीछे घूमकर चली जाती है। इसके बाद तभी कोई चिल्लाता है चियाओ क्यों। और अब हम देखते हैं एक लड़के को जो कि अपनी आंखें खोलता है और यहाँ पर ये एक बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ रहता है और इसकी हालत भी देखकर कुछ खास अच्छी नहीं दिख रही होती है। फिर वह कहता है कि मैं भी अब वही इंसान नहीं रह गया जो मैं 800 साल पहले था। तभी इसके बगल में से कोई एक लेडी आती है। वो आकर कहती है कि चेंगर क्या हुआ, क्या तुम्हें फिर से कोई बुरा सपना आ रहा है। इसके बाद हम चेंग को देखते हैं जो कि उस लेडी को देखता है तो थोड़ा सा स्माइल देता है और उसके बाद कहता है कि मॉम आप मेरी फिक्र मत करो। उधर से वो बोलती है कि आखिर मैं तुम्हारी फिक्र कैसे ना करूं। और हमें पता चलता है कि ये होती है कॉन्क्यूबाइन लिन और ये युआनवू कॉमेंडेरी प्रिंस की पत्नी होती है। कॉन्क्यूबाइन लिन कुछ खाना या दवा तैयार कर रही होती है और बोलती है कि जब से तुमने जन्म लिया है तब से तुम हमेशा बीमार ही रहते हो और इस बार तो तुम इतने ज़्यादा बीमार हो गए हो कि तुम बिस्तर तक से नहीं उठ पा रहे हो। अगर तुम्हें कभी कुछ हो जाता है तो आखिर मैं क्या ही करूँगी। इसके बाद चेंग उसको देखता है और कहता है कि ये औरत जो अभी मेरे सामने है ये इस बॉडी की जिसमें मैं अभी हूँ उसकी माँ है और जो इसका असली बेटा है जैंग रुआचेन वह 3 दिन पहले ही मर गया। इसके बाद कॉन्क्यूबाइन लिन चेंग को कुछ दवा देती है और कहती है कि इस दवा को पी लेने के लिए मेरे लिए जो कि अभी अभी इस बॉडी में रिबॉर्न हुआ हूँ ये सिर्फ कोई एक अनजान औरत होनी चाहिए थी, लेकिन जब से मैं इस बॉडी के अंदर आया हूँ तब से ये बिना रुके मेरा ख्याल रखे जा रही है। मेरे पिछले ज़िंदगी के अंदर मेरी कोई भी माँ नहीं थी, लेकिन इस ज़िंदगी के अंदर मैं जब दूसरे के शरीर में रिबॉर्न हुआ हूँ तो इसके वजह से मुझे मौका मिला है ताकि मुझे माँ का प्यार महसूस हो सके। इसके बाद उसकी मॉम पूछती है चेंगर तुम लगातार 3 दिनों से तुम्हें बुरा सपना आ रहा है और जब भी तुम नींद से उठ रहे हो तुम हमेशा एक ही नाम ले रहे हो चियाओ, आखिर वो है कौन। और वह पूरा बात अच्छे से पूछ पाती कि बाहर से कुछ आवाज़ आने लगती है, कोई चिल्ला के बोल रहा होता है आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो। अब हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़की अपनी हाथ फैलाकर खड़ी हुई रहती है और उसके सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए रहते हैं। वह लड़की कहती है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर आकर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर आखिर आकर किस
की परमिशन से ऐसे घुस रहे हो। और हमें पता चलता है कि ये इस पैलेस की मेड सर्वेंट है जिसका नाम है यूनर। अब इसके बाद वो कुछ और बोल पाती कि कोई उसको एक काफ़ी जोरदार का मुक्का मारता है और वो भी पेट पर, जिसकी वजह से वो पीछे उड़ के जाती है और एक खंबे से टकराती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं जिसने इसको मारा होता है वह कहता है कि आखिर एक मेड सर्वेंट की हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की, क्या तुम मरना चाहती हो। ये 8वां प्रिंस होता है, युआनवू कॉमेंडेरी प्रिंस और कॉन्क्यूबाइन स्याओ का बेटा। इसके बाद कॉन्क्यूबाइन लिन दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलकर पूछती है यूनर आखिर बाहर क्या हो रहा है। तब वो चिल्लाती है यूनर और वह जल्दी से दौड़ के जाती है और जाकर उस मेट को अपने हाथ में उठाती है और उससे पूछती है कि यूनर आखिर तुम ऐसे कैसे हो गई। इसके बाद वह सामने की तरफ घूमती है और कहती है 8 प्रिंस ये जेड पैलेस है, भले ही तुम एक प्रिंस हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी यहाँ पर ऐसे ही घुस सकते हो। ये बात सुनकर 8th प्रिंस थोड़ा हंसने लगता है और कहता है कि क्वीन ने ऑर्डर दिया है कि कॉन्क्यूबाइन लिन और 9वें भाई को यहाँ से हटाकर जीई साइड हॉल के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए और इसके बाद से ये मेरी बायोलॉजिकल माँ जो है उसका ये हो जाएगा, यानी कि आज के बाद से ये जेड पैलेस कॉन्क्यूबाइन स्याओ का होगा। ये बात सुनकर कॉन्क्यूबाइन लिन थोड़ा चौंक जाती है और वह बोलती है कि क्वीन चाहती है कि हम लोग जेड पैलेस को छोड़ दें इतनी जल्दी। ठीक है, कल मैं और चेंगर इस जेड पैलेस को छोड़कर जीई साइड हॉल के अंदर चले जाएंगे। और वह उसके बाद अपनी मेट को लेकर अंदर जाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से वह चिल्ला के बोलता है रुक जाओ। 8th प्रिंस बोलता है मेरी माँ जेड पैलेस के अंदर आज ही आना चाहती है तो प्लीज़ तुम लोग आज ही यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर कॉन्क्यूबाइन लिन थोड़ा घबरा जाती है और वह बोलती है 8th प्रिंस तुम तो जानते हो कि तुम्हारा जो 9वां भाई है उसका तबीयत ठीक नहीं है और अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा देर भी हो गई है और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, अगर ऐसा हुआ तो। और वो इतना ही बात पे 8th प्रिंस उसको रोक देता है। वह बोलता है कॉन्क्यूबाइन लिन इस दुनिया के अंदर इतने सारे गरीब लोग हैं और वो सभी लोग मदद के लायक नहीं है। अगर मेरा 9th ब्रदर इतना ही ज़्यादा कमज़ोर है तो आखिर उसके जिंदा रहने का क्या ही फ़ायदा है। ये बात को सुनकर कॉन्क्यूबाइन लिन को बहुत बड़ा शौक लगता है, यहाँ तक कि उसके आंखों में आंसू तक आ जाते हैं और वह चिल्लाकर बोलती है कि वह तुम्हारा भाई है। इसके बाद वो कुछ और बोल पाती कि पीछे से कोई बोलता है इनसे भीख मांगने की जरूरत नहीं है, हम लोग आज यहाँ से निकल जाएंगे। और हम देखते हैं कि ये अपना हीरो ही रहता है जो कि दरवाजे की मदद से खड़ा हुआ रहता है और इसका मतलब हालत इतना खराब होता है कि ढंग से इससे खड़ा भी नहीं हुआ जाता है। कॉन्क्यूबाइन लिन बहुत ज़्यादा डर जाती है, वह कहती है चेंगर आखिर तुम भीतर से यहाँ तक क्यों आए, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, तुम्हारी तबीयत और ख़राब हो सकता है, जल्दी करो और अंदर जाओ। इधर से चेंग बोलता है कि मॉम तुम्हें किसी से भी भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन हम यहाँ पे वापस ज़रूर आएंगे। जब उसकी बात कॉन्क्यूबाइन लिन सुनती है तो वो थोड़ा मतलब शांत होती है और अपना आंसू पोंछती है और फाइनली वो भी मान जाती है। इसके बाद हम चेंग को देखते हैं जो कि अपनी माँ और अपनी मेट के साथ अपने उस जेड पैलेस के अंदर से बाहर निकल रहा होता है और निकलते निकलते उसको अपनी पुरानी बातें याद आ रही होती है। किस्मत की अपनी ही प्लान होती है और एक इंसान किस्मत के सामने आखिर कर भी क्या सकता है, वो बस ज़्यादा लालच ना करते हुए अपना ज़िंदगी शांति से गुजारने की कोशिश कर रहा होता है और वह सोचता है कि अपने पिछले ज़िंदगी के अंदर इसने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया था। उधर अभी वो लोग जा ही रहे होते हैं और पीछे से बाकी लोग उनके बारे में बुरा बुरा कहना शुरू कर देते हैं। चेंग सोचता है कि ऐसा कहना मुश्किल नहीं होगा कि अभी के टाइम पे कॉन्क्यूबाइन लिन अपनी सारी पावर खो चुकी है। इसके बाद युआनवू कॉमेंडेरी पैलेस के अंदर खुद के पैरों पर भी खड़ा होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। रिस्पेक्ट, रिसोर्सेस और कनेक्शंस कंपटीशन से भरे हुए ये निर्दयी दुनिया के अंदर जो ज़्यादा ताकतवर होता है उसे सब कुछ मिलती है और जो कमज़ोर होते हैं, जो खुद के लिए फाइट भी नहीं कर सकते, वह खुद को सिर्फ मौत के रास्ते पर ही पा सकते हैं। इसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम एक दूसरे जगह को देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे थोड़े टूटे फूटे और पुराने पुराने घर होते हैं और ऊपर से बर्फ़ भी गिर रही होती है। इसी में से किसी एक घर के अंदर अपना चेंग बिस्तर पर लेटा हुआ रहता है, सामने कॉन्क्यूबाइन लिन मोमबत्ती जला रही होती है। चेंग कहता है कि मॉम कल सेरेमनी ऑफ वर्शिप है ना,
कल के सेरेमनी के अंदर मैं पक्का एक सीक्रेट मार्क पालूंगा और उसके बाद मैं भी एक वॉरियर बनूंगा और खुद को साबित करके दिखाऊंगा। इसके बाद हमें सीक्रेट मार्क के बारे में बताया जाता है कि ये भगवान का दिया हुआ इंसानों को एक क्वालिफिकेशन है जिसकी वजह से इंसान मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस कर पाते हैं। इसी की वजह से इंसान जेन्युइन चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ये ना हो तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, ना ही वो हेवन एंड अर्थ का लीडर बन सकता है। जो एट प्रिंस है उसको सिर्फ 10 साल की उम्र में ही उसका सीक्रेट मार्क मिल गया था, जिसकी वजह से वो अभी के टाइम पर एक येलो रैंक का एडवांस वॉरियर बन चुका है। कॉन्क्यूबाइन लिन को थोड़ी फिक्र हो रही होती है क्योंकि वह कहती है कि जो चेंगर है वह 16 साल का हो चुका है और अभी तक उसे कोई भी सीक्रेट मार्क नहीं मिला हुआ है, क्योंकि 16 साल की उम्र के बाद लोगों को सीक्रेट मार्क मिलना लगभग नामुमकिन के बराबर है। क्योंकि जो लोग होते हैं वह इस उम्र के बाद जो उसका मतलब कल्टीवेशन करने का बेस्ट टाइम होता है वह ख़त्म हो जाता है। इसके वजह से अगर बाद में कोई प्रैक्टिस भी करे तो वो उतना कुछ ज़्यादा अचीवमेंट नहीं कर पाता है। इसके बाद वह चेंग के बगल में बैठ जाती है और उसके सर पे अपना हाथ रख देती है और प्यार से बोलते हैं कि हाँ मॉम को तुम्हारे ऊपर भरोसा है। इसके बाद वह वहाँ से उठ के जाने लगती है और जाते जाते बोलते हैं कि ठीक है चेंग, अब तुम यहाँ पे आराम करो क्योंकि आखिर हमें कल सेरेमनी ऑफ वर्शिप के अंदर भी जाना है। इधर से चेंग भी बोलता है कि हाँ आप ही जाकर थोड़ा आराम कर लो। फिर वह कहती है और हाँ चेंग, आखिर ये ची याओ कौन है जिसको तुम सपने में इतने जोर जोर से बार बार चिल्ला रहे हो। फिर वह उधर से कहता है कि नहीं मॉम कुछ भी नहीं, शायद आपने कुछ गलत सुन लिया होगा। तो फिर ये ठीक है क्योंकि ये दो शब्द ची याओ ये तुम कभी मत बोलना, अपने सपने में भी नहीं, क्योंकि ये नाम एम्प्रेस ची याओ का है जिसने 9 एम्पायर्स को एक में मिलाया है और सबसे पहला सेंट्रल एम्पायर बनाया है। तुम कभी भी इसका नाम नहीं ले सकते क्योंकि उसका नाम लेना ऐसी अच्छी बात नहीं है। अगर कोई तुम्हें उसका नाम लेते हुए सुन लेता है तो तुम्हें मौत की सजा भी हो सकती है। उसकी बात को सुनकर चेंग बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वह उसके बाद अपनी इमोशन को थोड़ा कंट्रोल में करता है और कहता है कि मॉम तुम मेरी फिक्र मत करो क्योंकि आज के बाद से मैं ये कभी नहीं कहूँगा। और वह मन में ही सोचता है कि आज के बाद से मैं उसका सबसे बुरा सपना होऊंगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें बताया जाता है कि युआनवू कमेंडेरी कनलन फील्ड के ईस्टर्न रीजन में बहुत सारे कमेंडेरी में से एक है। हर साल सभी कमेंडेरीज को जो सेंट्रल एम्पायर है उसको बहुत सारे टैक्स देने पड़ते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें देने पड़ती है और हर कमेंडेरी को सिर्फ एक ही राजा राज करता है जिसको वहाँ का कमेंडेरी प्रिंस कहा जाता है। द सेरेमनी ऑफ वर्शिप का जो त्यौहार है ये पूरे देश में एक साथ मनाया जाता है और इस त्यौहार के दौरान सभी बच्चे इंतजार करते हैं ताकि उन सभी को उनका सीक्रेट मार्क मिल सके। इसके बाद हम एट प्रिंस को देखते हैं जो कि अपने हीरो का बेइज्जती कर रहा होता है। वह कहता है कि भाई तुम तो पहले ही 16 साल के हो चुके हो, आखिर तुम यहाँ पर क्यों ही आए हो, तुम्हें कोई सीक्रेट मार्क तो वैसे भी मिलने वाला है नहीं, आखिर यहाँ पर तुम आकर अपनी बेइज्जती क्यों करवा रहे हो। उसी के बगल में छठा प्रिंस भी होता है जो कि कहता है कि सभी लोग बोलते हैं कि राजा के 9 बेटे हैं और सभी एकदम अलग अलग हैं और हम सभी 8 भाई को मतलब हमारा सीक्रेट मार्क मिल चुका है, लेकिन तुम ही ऐसे हो जो कि 16 साल के हो गए और अभी तक तुम्हें कुछ भी सीक्रेट मार्क नहीं मिला। जैंग ये सभी बातों को चुपचाप सुने जा रहा होता है और कुछ भी जवाब नहीं देता। फिर वो छठा प्रिंस थोड़ा गुस्से में कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर बिना मतलब के जी कर ही क्या रहे हो, तुम मर क्यों नहीं जाते। फिर 8वां प्रिंस बोलता है छोड़ो इसे भूल जाओ छठे भाई, भले ही हमारे नसों के अंदर हमारे फादर का खून बह रहा है जिसकी वजह से हमको सीक्रेट मार्क लेने में आसानी होती है, लेकिन कुछ मामूली पीपुल के लिए शायद ये उतने भी आसान काम नहीं है। पता नहीं आखिरकार ये कचरा हमारे फादर का सन है भी या फिर नहीं है। फिर उधर से छठा प्रिंस भी बोलता है कि हाँ मैंने भी इसके बारे में कुछ अफवाहें तो सुनी है, ये हमारे रॉयल फैमिली के ऊपर एकदम बेइज्जती करवा रहा है। उन सभी की बातें सुनकर जैंग को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो खुद कंट्रोल में करता है और कहता है कि शांत हो जाओ, मैं अभी उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ कि इनके साथ लड़ सकूँ और इनके साथ मुझे फालतू में बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और उसके बाद वो अपने हाथ में देखता है जहाँ पे कुछ क्रिस्टल टाइप का होता है और वो कहता है कि जो वाइट स्पाइरल है ये मैं जब 16 साल का हुआ था अपने पिछले जिंदगी के अंदर तब मेरे फादर ने मुझे ये दिया था। मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे 800 साल के बाद भी ये मेरे साथ ही रहेगा। क्या इसका मेरे रिबर्थ से कुछ लेना देना है। अब इसके बाद
सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मिनिस्टर को, जो कि बोलते हैं कि अब ये सेरेमनी ऑफ वर्शिप शुरू होता है। उसके ये बात बोलते ही बहुत सारी लड़कियां एक साथ घंटी बजाना शुरू कर देती है और एक आदमी एक सुअर का वहीं पे बलि चढ़ा देता है। उसके बलि चढ़ाते ही बगल में एक टावर रहता है जो कि एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर से बहुत तेज लाइट आनी शुरू हो जाती है। सभी लोग उसको देखकर एकदम चौंक जाते हैं। एक आदमी बोलता है सीक्रेट मार्क, ये तो सीक्रेट मार्क्स हैं, और एक सीक्रेट मार्क उड़ के जाता है और एक सीधा जाकर एक बच्चे के सर पे लगता है। इसके बाद हम देखते हैं उसके सर पे कुछ आग टाइप की सिंबल बन जाती है और उसके अंदर से बहुत तेज लाइट भी निकलना शुरू हो जाती है। कोई अनाउंस करता है कि जो जनरल सुवे है उनका जो सबसे छोटा बेटा है वो अभी सिर्फ 6 साल का ही उम्र है और उसको एक सीक्रेट मार्क मिल चुका है। यह सीक्रेट मार्क कोई ब्लेज टाइप का सीक्रेट मार्क होता है जो कि कोई 4th लेवल का रहता है और सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वह कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। वह जनरल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बताता है कि यह मेरा बेटा है सुवे लियांग और सभी लोग को इनवाइट करता है। वह बोलता है कि आज रात को मैं एक सेलिब्रेशन पार्टी देने वाला हूँ तो तुम सभी वहाँ पे आ सकते हो। और इसके बाद जो सीक्रेट मार्क्स रहती है वो वहीं पे नहीं रुकती है बल्कि और भी बहुत सारी सीक्रेट मार्क्स वहाँ से निकलना शुरू हो जाती है और सभी लोग देखते हैं कि वाह इतनी सारी सीक्रेट मार्क्स आ रही है। बहुत सारे सीक्रेट मार्क्स उड़ के जाते हैं और बहुत सारे बच्चों को मिलने लगते हैं और भी बहुत सारे लोगों को मिलने लगते हैं। जो बच्चे के मॉम डैड रहते हैं वो लोग अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो रहते हैं क्योंकि उनके बच्चों को सीक्रेट मार्क्स अब मिल चुकी है और जिन लोगों को सीक्रेट मार्क्स मिलती है वो लोग भी खुशी के मारे एकदम डांस कर रहे होते हैं। लेकिन अपना जंग वहीं पे चुपचाप खड़ा हुआ रहता है और वो थोड़ा फिक्र करने लगता है क्योंकि अभी तक उसको कुछ भी नहीं मिलता है। वह सोचता है कि मुझे अभी तक एक भी कुछ भी ऐसा नहीं मिला है तो क्या इसका मतलब मुझे कोई भी सीक्रेट मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तभी जैंग के हाथ में जो क्रिस्टल रहती है वो अचानक से चमकने लगती है और हम टावर को देखते हैं जिसके अंदर से अभी भी लाइट आ रही होती है, लेकिन उस लाइट में से एक और लाइट निकलती है जो कि सीधा अपने जैंग की तरफ ही आती है। जैंग कहता है ये तो, और वो आगे कुछ कहता है कि सीधा वो सीक्रेट मार्क आके इसके सर पे लगती है और इसके सर पे लगते ही ऐसा लगता है कि जैंग कोई स्पेस के अंदर चला गया हो। जैंग बोलता है एक सीक्रेट मार्क आखिरकार मुझे मिल ही गया, और वो जो सीक्रेट मार्क रहता है इसके सर पे कोई गोल्ड टाइप का एक पैटर्न बन जाता है। इसके बाद जो लोग उसको देखते हैं वो कहने लगते हैं कि ये तो 9th प्रिंस है, ये 16 साल का हो गया फिर भी इसे एक सीक्रेट मार्क मिल गया। कोई और बोलता है कि हाँ जो 9th प्रिंस है ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और हमेशा बीमार रहता है, इसके लिए अभी तक ये सारी चीज़ें आसान नहीं थी। 8वां प्रिंस वहीं पे होता है जो कि बोलता है कि ये कैसे मुमकिन है, उस आदमी को भी एक सीक्रेट मार्क मिल गया। 6ठा प्रिंस कहता है कि कहीं मुझे ये गलत तो नहीं दिख रहा है ना। इसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम एक दूसरी जगह देखते हैं जहाँ पे सामने 2 गार्ड्स खड़े हुए रहते हैं। उसके अंदर एक बूढ़ा आदमी किसी को बता रहा होता है कि जो 9th प्रिंस है उसको एक सीक्रेट मार्क मिल चुका है। उसके सामने एक औरत बैठी हुई रहती है जो ये कहती है कि उसको मेरे पास लाओ। फिर वह बूढ़ा आदमी बोलता है यस माई क्वीन। तो यार इससे हमको पता चलता है कि ये सामने वाली औरत मेन क्वीन है। इसके बाद हम कॉन्क्यूबाइन लिन को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही होती है कि उसके आंख से आंसू आने लगते हैं। वह कहती है कि चेंगर आखिरकार तुमने कर दिखाया, तुमने कर ही दिखाया। और वह खुश हो रही होती है कि फिर वह बूढ़ा आदमी वहीं पे आ जाता है और वह भी कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्क्यूबाइन लिन और 9th प्रिंस दोनों को, आखिरकार तुम्हें सीक्रेट मार्क मिले गया और क्वीन ने आप लोगों को बुलाया है ताकि वो खुद से इस सीक्रेट मार्क को देख सके कि आखिर ये कौन से क्लास का है। ये बात सुनकर कॉन्क्यूबाइन लिन काफी चौंक जाती है और डर भी जाती है और जल्दी से वह जैंग के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है क्या क्वीन। और इधर से जैंग अपनी मॉम को ऐसा देखता है तो वो समझ जाता है कि इसकी मॉम आखिर इतनी नर्वस क्यों हो रही है, जरूर ये जो क्वीन है ये कोई बुरी औरत है। इसके बाद जैंग सामने चलने लगता है और कहता है कि मॉम चलो अब उस क्वीन से जरा मिल के आते हैं। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं क्वीन बोल रही होती है कि जो किंग है वो अभी सेक्लूशन के अंदर अपनी रिफाइनिंग कर रहे हैं, इसके वजह से इस साल के सेरेमनी के इंचार्ज मैं हूँ। इसके बाद वो मिनिस्टर से पूछते हैं कि मिनिस्टर क्या तुमने चेक कर लिया है कि आखिर जो 9th प्रिंस है उसका सीक्रेट मार्क कौन से क्लास का है। फिर वह मिनिस्टर बताता है कि जो सीक्रेट मार्क का बाइबल है उसके अंदर ये जो कर्नल फील्ड है इसके अंदर सभी मार्शल आर्टिस्ट का जो मार्क है उसके बारे में रिकॉर्ड लिखा हुआ है, लेकिन उसमें से किसी का भी जो मार्क है ये 9th प्रिंस के मार्क से मिलता जुलता नहीं है। क्वीन कहती है अगर इसका पता नहीं लगाया जा सकता तो इसका मतलब ये है कि ये कोई ऐसा सीक्रेट मार्क है जिसका कोई भी क्लास नहीं है। अब जो 9th प्रिंस है वो वैसे भी 16 साल की उम्र का हो ही गया है, इसलिए जो हमारा युआन वो पैलेस है उसके रिफाइनिंग रिसोर्सेज को बचाने के लिए 9th प्रिंस को सिर्फ एक ही मैरो वॉशिंग लिक्विड का बोतल दिया जाएगा। लेकिन कॉन्क्यूबाइन लिन बोलती है कि जो 7th प्रिंस है जब उसको
उसका मार्क मिला था तो उस टाइम पे उसको मैरो वॉशिंग लिक्विड के 12 बोतल मिले हुए थे। तो आखिर जब चेंगर को मतलब उसका सेकंड मार्क मिल गया तो उसको सिर्फ एक ही बोतल क्यों मिल रहा है। ये बात सुनकर क्वीन थोड़ा घमंडी वाला मुंह बना लेती है और कहती है कि जो 7th प्रिंस है उसको 7th रैंक का सीक्रेट मार्क मिला हुआ है और वो जब सिर्फ 3 साल की उम्र का था तब। आखिर तुम इन दोनों को एक दूसरे से कैसे कंपेयर कर सकती हो। इसके बाद हम 8वें प्रिंस को देखते हैं जो कि पीछे से क्वीन को मक्खन लगाना शुरू कर देता है। वह कहता है कि जो 7वां प्रिंस है वो आखिरकार जो क्वीन का अपना बेटा है और उसके अंदर क्वीन का इतना पावरफुल खून भी बह रहा है। आखिरकार ये पूरे युवानवु कमेंडेरी के अंदर उसके साथ कौन ही कंपेयर कर सकता है। हमारा इज्जत और हमारा भविष्य आगे चल के उसी के ऊपर डिपेंड होने वाला है। मेरे 7वें भाई का सिर्फ नाखून मेरे 9वें भाई के जान से भी हजारों गुना ज्यादा कीमती है। कॉन्क्यूबाइन लिन फिर से बोलती है कि जो 8वां प्रिंस है जब इसको भी अपना सीक्रेट मार्क मिला था तो उसको भी कम से कम मैरो वॉशिंग लिक्विड के 4 बोतल तो मिले ही थे। जिसके बाद क्वीन बोलती है कि जिस आदमी के पास जितना टैलेंट होगा उसको उतने ही ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे और जो 9th प्रिंस है ये सभी भाइयों में से सबसे कम टैलेंटेड है तो ये आम सी बात है कि इसको सबसे कम रिसोर्सेज भी मिलेंगे। कॉन्क्यूबाइन लिन कहती है लेकिन और इससे पहले कि वह आगे कुछ बोल पाती क्वीन चिल्लाकर बोलती है कि कॉन्क्यूबाइन लिन अगर तुम दोबारा मुझे चैलेंज करती हो तो मैं तुम्हें फिर से पिटवाऊंगी। जैंग जब सुनता है फिर से तो वो बहुत ज़्यादा चौंक हो जाता है क्योंकि वह सोचता है कि इसका मतलब ये है कि जो कॉन्क्यूबाइन लिन है वो पहले भी क्वीन के हाथों एक बार पिट चुकी है। इसके बाद हम कॉन्क्यूबाइन लिन को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा में रहती है और थोड़ी डरी हुई भी रहती है लेकिन फिर भी वह कुछ भी वहाँ पर कर नहीं पाती है। और उधर से जैंग चुपचाप इसको देख रहा होता है और वो भी काफ़ी गुस्से में रहता है। कहता है कि जो मॉम है वह पहले के टाइम पे बहुत सारा मुसीबतों से गुजर चुकी है, मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी होगी ताकि मैं अपनी मॉम की मदद कर सकूं। इसके बाद हम देखते हैं एक दासी प्लेट में कुछ लेकर आती है और वह कहती है कि 9th प्रिंस ये लीजिए आपका रिवार्ड। जिसके बाद जैंग उस बोतल को जल्दी से उठा लेता है और कहता है कि मॉम चलो यहाँ से वापस चलते हैं। जिसके बाद वो कॉन्क्यूबाइन लिन को लेकर वहाँ से जाने लगता है लेकिन उनके जाने से पहले पीछे से क्वीन कहती है कि 3 महीने के बाद हमारे रॉयल फैमिली का जो ईयर एंड असेसमेंट होता है वो है तो तुम थोड़ा कड़ी मेहनत करना ताकि कम से कम उस टाइम तक तुम वॉशिंग मैरो रैंक तक तो पहुंच ही जाओ और कम से कम अपना कल्टीवेट करके एक वॉरियर बन जाओ ताकि जब तुम्हारे डैड मतलब वहाँ पे किंग आएंगे तो उनको तुम थोड़ा सरप्राइज कर पाओगे। जो 8वां प्रिंस रहता है वह हंसने लगता है और कहता है कि आखिर 3 महीने के अंदर ये करना कैसे मुमकिन हो सकता है। जो 9th ब्रदर का टैलेंट है उसके हिसाब से इसको कम से कम 1 साल तो लग ही जाएगा। इधर से हम जैंग को देखते हैं जो कि पूरा फुल कॉन्फिडेंस में रहता है और कहता है कि बस तुम लोग मेरा इंतजार करो, मैं तुम लोगों को निराश बिल्कुल नहीं करूंगा। तो दोस्तों अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो के लाइक का गोल है 250 लाइक और उसके अलावा कमेंट में जाकर नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर दो। जितना ज़्यादा लाइक और कमेंट आएगा मैं उतना ही जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊंगा। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना ताकि जब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलो यार मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय।